विश्वास एकेडमी। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, विश्वास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शालिनी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है हिंदी। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी पढ़ने का तरीका बहुत अलग होता है। आप लोगों ने अब तक जो अपने स्कूल कॉलेजेस में हिंदी पढ़ी है वो काफी अलग होती है, बट जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आपसे एक्सपेक्ट करती हैं वो थोड़ी सी अलग होती है। क्यों? पहले तो आपको इसका थोड़ा सा जो बेसिक कारण है वो समझाती हूँ। क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव के लिए हिंदी पढ़ रहे होते हैं तो आपको एक बात का बहुत बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि आप हिंदी को समझें ना कि पढ़ें। ऐसा क्यों? देखिए, उसका भी एक छोटा सा कारण है। क्योंकि यहाँ जब आपसे हिंदी पूछी जाती है तो आपसे सवाल जो पूछे जाते हैं, अगर मैं प्री ओरिएंटेड एग्जाम्स की बात करूँ तो आप लोगों से पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का एक गुण है ना। अब हम लोगों ने तो जो हिंदी पढ़ी है, हम तो हिंदी में सिर्फ समझते हैं कि हिंदी में संधि समास और दुनिया भर के व्याकरण होते हैं। हम इस प्रकार की जो कंसेप्चुअल बातें हैं उन पर तो हम जाते ही नहीं हैं। बट यहाँ जो कॉम्पिटिटिव की हिंदी होती है वो आपसे डिमांड करती है कि आपको भाषा का प्रत्येक कंसेप्ट पता हो, कि भाषा होती क्या है, या भाषा में कौन कौन से गुण होते हैं, भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं, भाषा का स्वरूप कैसा होता है। आपको भाषा को बहुत बेसिक से यहाँ समझने की जरूरत है ना। अब उसका क्या कारण है? सबसे पहली चीज तो, अगर आप ऐसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां आपसे हिंदी बेस्ड एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए एसआई, है ना। जो आप लोगों का आरक्षक का पेपर होता है उसमें आप लोगों से सीधा सीधा 70 क्वेश्चंस केवल हिंदी का एक सेपरेट पेपर बना करके पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ आपके पास स्कोर करने की जो संभावनाएं है वो बहुत ज्यादा है। लोग इसी के दम पे एसआई में अच्छे मार्क्स सिक्योर करके अपनी सीट सिक्योर कर लेते हैं। तो एक तो बड़ा रीजन कि आपको हिंदी अच्छे से क्यों पढ़ना चाहिए। नंबर टू, अगर मैं बात करूं सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सिविल सर्विसेज में जब आपसे हिंदी पूछी जाती है तो आपसे पूछी जाती है डिस्क्रिप्टिव, है ना। होता क्या है कि चूंकि यूपीएससी में ये क्वालिफाइंग होती है और अदर स्टेट पीएससी में भी कहीं कहीं ये जनरल पेपर है, कहीं कहीं ये क्वालिफाइंग पेपर है, तो लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं। बट कई ऐसे टॉपर्स हैं जो यहाँ पे बहुत अच्छा भी स्कोर कर लेते हैं जहां ये जनरल पेपर के तौर पर पूछा जाता है। जैसे मैं बात करूंगी मध्य प्रदेश पीएससी। मध्य प्रदेश पीएससी इसको एक जनरल पेपर की तरफ पूछता है, जिसके मार्क्स जो आपकी मेंस की इवैल्यूएशन है उसमें कंप्लीटली ऐड होते हैं। बड़ा पेपर है, अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप लोग इसमें। 200 में से 165 तक स्कोर कर जाते हैं जिन्होंने अच्छे से हिंदी पढ़ा है, राइट। तो अगर आप हिंदी पढ़ लेते हैं तो आपके आरक्षक जैसे एग्जाम्स और सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम्स और भी अदर एग्जाम्स जो आपसे हिंदी की विशेष डिमांड करते हैं उनमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इस लेक्चर से मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को जो एक बेसिक बेसिक जो इसका कोर है वो भी मैं आपको समझा पाऊँ। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले तो आप समझें कि हिंदी में जो पहला टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है वो है भाषा। हिंदी अपने आप में भाषा है, लेकिन ये भाषा होती क्या है, क्या समझना क्या है इस पर्टिकुलर शब्द से आपको। तो पहले तो आपको इसकी परिभाषा और इसकी बेसिक नॉलेज पे फोकस करना चाहिए, राइट। देखिए, अगर मैं आम लैंग्वेज में बात करूं आपके और हमारे लिए, हम भाषा के बारे में क्या समझते हैं, तो हमारे लिए तो भाषा बेसिकली कम्युनिकेशन का मीडियम हो जाती है, कि हम आपस में बातचीत कैसे कर रहे हैं, या आपस में जब विचार विनिमय करना हो। आप और मैं अगर आपस में अपने विचार विनिमय करना चाहते हैं तो हम कुछ ना कुछ ध्वनि संकेत करेंगे, राइट। जो हम बोल रहे होते हैं, हमारा जो साउंड क्रिएट हो रहा होता है वो ध्वनि संकेत होते हैं, राइट। इन्हीं ध्वनि संकेतों के माध्यम से हम क्या कर रहे होते हैं, अपने विचार आपस में विनिमय कर रहे होते हैं, आपस में विचार बांट रहे होते हैं। और ये हम किसके माध्यम से करते हैं? इसके लिए हमारा माध्यम बनती है भाषा। लेकिन क्या ये अपने आप में परिभाषा पूरी है भाषा की? क्योंकि भाषा में तो बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं। भाषा में तो व्याकरण भी जुड़ रहा है, भाषा में तो लिपि भी जुड़ रही है ना। भाषा में लेखन जुड़ रहा है, भाषा में नियम जुड़ रहे हैं। तो क्या इस परिभाषा को पूरा माना जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसको मैं और आसान करके आपको बताती हूँ। अगर केवल ध्वनि संकेत की ही बात करें तो हम हमारी भाषा की बात क्यों करें। मैं बोलूंगी कोई भी जानवर, है ना, या पशु, आपस में वो भी जब अपने ध्वनि संकेत दे रहे होते हैं तो वो भी आपस में अपने विचार विनिमय कर रहे होते हैं। लेकिन क्या वो अंडरस्टैंडेबल होते हैं? नहीं, उन्हें समझा नहीं जा सकता। तो वो एक तरीके से प्रयोजनहीन बन जाते हैं, सेंसलेस।
तो यदि वो प्रयोजनहीन बन रहे हैं तो फिर हम उसे भाषा नहीं बोल सकते। उसमें ना कोई व्याकरण है, ना कोई लिपि है, ना कोई लेखन है, ना कोई नियम है, केवल ध्वनि संकेत है। तो मात्र ध्वनि संकेतों के माध्यम से जो विचार विनिमय हो रहा है, ये भाषा की अधूरी परिभाषा होगी। तो फिर पूरी परिभाषा क्या होनी चाहिए जो सर्वमान्य मानी जाए? तो चलिए इस पर मैं आ जाती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ देखेंगे, जो की बात मैंने आपसे अभी कही वो आप यहाँ देखेंगे कि सामान्यतः क्या होता है, भाषा भावों और विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है, जो कि मैंने आपको अभी एक उदाहरण से बताया, जिसके लिए सार्थक ध्वनि संकेत और वाणी का उपयोग किया जाता है, जो कि जानवर भी कर रहे हैं। एक कुत्ता भी भौंक करके अपने जो ध्वनि संकेत हैं उनका उपयोग करके अपने विचार व्यक्त करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या उसका भौंकना भाषा कहलाएगी? नहीं। इसीलिए परिभाषा अपने आप में अधूरी है, क्योंकि संकेतों, चित्रों आदि के माध्यम से व्यक्त किए गए भाव या विचारों को भाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। लेकिन भाषा की एक सर्वमान्य परिभाषा है। वैसे तो आप देखेंगे भाषा वैज्ञानिकों द्वारा भाषा की विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन किसी भी परिभाषा को पूर्ण परिभाषा का दर्जा दिया नहीं जा सकता है। लेकिन एक सर्वमान्य परिभाषा है जो मानी जा सकती है। देखिए यहाँ मेंशन्ड है, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से, है ना, जो कि ध्वनि संकेत आप उच्चारित कर रहे हैं, जहां जहां से ध्वनि निकलती है, जैसे आपका कंठ हो गया, जीभ हो गया, दंत, तालु, मूर्धा, ये ऐसे शरीर के अवयव हैं जहां से ध्वनि उच्चारित होती है। तो उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करते हो, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहा जाता है। इट लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब मैं इसको आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। देखिए, उच्चारित ध्वनि संकेत तो आपको समझ में आए होंगे कि उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति, पूर्ण अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि जो भी विचार या जो भी भाव या जो भी बात आप सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं वो पूरी तरह एक्सप्रेस हो सके, उसका कंप्लीट एक्सप्रेशन होना चाहिए आपके संकेत में, है ना। या फिर जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करते हो, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहा जाता है। इस यादृच्छिक शब्द का मतलब समझा देती हूँ। यादृच्छिक का मतलब होता है स्वतंत्र या फिर ऐच्छिक, राइट। और रूढ़ का मतलब है कि जो परंपरागत तौर पर लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं, है ना। अब देखिए उदाहरण देती हूँ, यादृच्छिक या स्वतंत्र होने का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारी, मैं हिंदी भाषा की ही बात करूंगी कि हिंदी भाषा में हम ये जो मेरे हाथ में वस्तु है इसको हम बोलते हैं कलम, है ना। अब उसको कलम बोलना और कलम शब्द से इसका हमें समझ लेना, इनके बीच में क्या आपस में कोई संबंध है? यानी कि जो लिखा जा रहा है और जो इसका अर्थ है या फिर जो उच्चारित किया जा रहा है जो इसका अर्थ है, जरूरी नहीं है इनमें आपस में कोई संबंध बैठे। इसे कलम ही क्यों बोल रहे हैं, इसका कोई कारण हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि भाषा जो होती है वो स्वतंत्र या यादृच्छिक होती है, राइट। अब रूढ़ क्यों बोल रहे हैं? आपने कलम शब्द बोला और मैंने पहचान लिया कि इसकी बात हो रही है। क्यों? क्योंकि लंबे समय से कलम शब्द जो है परंपरागत तौर से इसी चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वो एक रूढ़ी की तरह हमारे जीवन में शामिल हो गया है, जिसकी वजह से अगर कोई उस शब्द का इस्तेमाल करेगा तो फटाक से हमारे दिमाग को पता चल जाएगा कि अच्छा इसकी बात हो रही है। इसीलिए बोला जाता है कि ध्वनि संकेत जो होते हैं या जो भाषा होती है वो यादृच्छिक और रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली है। इट इज अ सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट वर्ड्स, इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र और ऐच्छिक प्रकार के ध्वनि संकेत या रूढ़ ध्वनि संकेतों की जो प्रणाली है उसको बोला जाता है भाषा। तो ये अपने आप में एक सर्वमान्य परिभाषा जो है वो बोली जा सकती है ना। अब देखिए यहाँ भाषा की कुछ विशेषताएं हैं जिस पर जिक्र किया गया है, इनके बारे में भी हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ विशेषताओं से रिलेटेड जो शब्द होंगे वो हमारे एमसीक्यूज के शब्द बन सकते हैं, है ना। और जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है वो तो इस पर हमसे मेंस ओरिएंटेड प्रश्न भी पूछ सकती है, तो हम उस हिसाब से इसको एक डिटेल्ड वर्जन में पढ़ने वाले हैं। देखेंगे सबसे पहली विशेषता तो ये होती है कि केवल सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को ही भाषा कहा जा सकता है। एब्सोल्युटली राइट। देखिए यहाँ तो मैं बोल रही हूँ कि भाषा संकेतों के माध्यम से जो हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वो हमारे लिए भाषा है, लेकिन याद रहे कि यहाँ जो संकेत, ध्वनि संकेत या जो शब्द समूह का इस्तेमाल होना चाहिए वो सार्थक होना चाहिए।
उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने आपसे कहा कलम, है ना, यहाँ एक शब्द लिखा गया कलम, राइट। अब इस लेखन में जब आप इस शब्द को पढ़ेंगे, इस लेखन को पढ़ेंगे तो आपको क्लिक हो जाएगा, है ना। अब अगर अगर मैं इन्हीं शब्दों को आपस में, इस शब्द समूह को इस तरीके से पलट दूं, तो क्या आपके दिमाग को कुछ भी समझ में आएगा कि ये मैं किस शब्द की बात कर रही हूँ? शब्द समूह वही है ना, लेकिन ये जो शब्द है वो सार्थक शब्द है। लेकिन अब इसी शब्द समूह से मैं जो ये शब्द बना रही हूँ उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, निरर्थक शब्द है ये, है ना। क ल म तीन शब्द यहाँ इस्तेमाल हुए, यहाँ पे भी म ल क वही तीन शब्द इस्तेमाल हुए, लेकिन जब कलम लिखा है तो उसका कोई स्पेसिफिक अर्थ निकल के आ रहा है, यानी कि वो सार्थक हुआ। और जब मैं म ल क लिख रही हूँ तो इसका कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक हुआ। तो यदि निरर्थक शब्दों का इस्तेमाल होगा तो फिर उसे भाषा नहीं कहेंगे, वो मात्र केवल ध्वनियां होंगी। अगर आप ध्वनि संकेत कहना चाहते हैं तो संकेत का मतलब क्या, सामने वाले को उससे कुछ समझ में आना चाहिए, उन्हें वो डिकोड कर पाना चाहिए, है ना। तो डिकोड कब कर पाएगा, जब वो शब्द जो होंगे सार्थक होंगे, तभी वो डिकोड हो पाएंगे। तो भाषा की पहली विशेषता कि केवल सार्थक शब्दों का जो समूह है या संकेत है उसी को भाषा कहा जा सकता है। नंबर 2, भाषा जो है एक यादृच्छिक संकेत है, यह जरूरी नहीं है कि शब्द और अर्थ में संगत हो। जैसा कि मैंने आपसे कुछ देर पहले भी कहा था कि जब मैं इस शब्द को लिखूंगी या इस शब्द को बोलूंगी तो आपको अपने आप से क्लिक हो जाएगा कि मैं इसकी बात कर रही हूँ, जबकि इस चीज में और उस शब्द में आपस में कोई समानता हो ऐसा जरूरी नहीं है, या उनके बीच में कोई ना कोई संबंध बताने वाला तत्व निकले ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। भाषा के लिए जो भाषा में जो शब्द एक बार जोड़ दिया गया, उस शब्द को लंबे समय से इस्तेमाल किया गया, तो वही जो है वो रूढ़ी के तौर पे बन जाएगा और भाषा में हमेशा के लिए शामिल हो जाएगा, राइट। नंबर 3 की बात करेंगे। भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं जो परंपरा के अनुसार युगों से प्रयोग में आ रहे हैं, राइट। इस पॉइंट को भी मैंने आपसे पिछले पॉइंट में डिस्कस कर लिया है। नंबर नेक्स्ट, भाषा की ध्वनि को संकेत उच्चारण उपयोगी शरीर अवयव, है ना। अब ये संकेत उच्चारण उपयोगी शरीर अवयव क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिए। ध्वनि को उच्चारित करने के लिए शरीर के जो अवयव काम में आ रहे हैं, यथा जीभ, आपके होठ, तालु, मूर्धा, दांत, है ना, ये जितने भी ये सारे आपके मुख से ही रिलेटेड हैं। जैसे जीभ आप जानते हैं, होठ आप जानते हैं, तालु यानी कि आपकी जीवा के ऊपर वाला भाग, है ना, और मूर्धा यानी कि उस तालु से पीछे वाला भाग जो होता है उसे मूर्धा बोलते हैं, और दांत, इन सभी से वर्ण या शब्द के माध्यम से इन्हें व्यक्त किया जाता है ना। तो ये भी भाषा की एक विशेषता है कि भाषा जो है वो इन्हीं सब अवयवों से ही व्यक्त की जा सकेगी। नंबर नेक्स्ट, भाषा एक व्यवस्था है जिसमें 4 भाग होते हैं। विभाग कौन से हैं, चलिए देखेंगे। देखिए, भाषा व्यवस्था में 4 भाग होते हैं। पहला भाग है स्वर, दूसरा भाग है उसकी रूप व्यवस्था, तीसरा भाग है उसकी अर्थव्यवस्था, और चौथी है उसकी व्याकरण व्यवस्था। देखिए, पहला जो भाग है स्वर, यहाँ स्वर का मतलब है ध्वनि, साउंड जो क्रिएट होता है, वो भाषा व्यवस्था का पहला भाग है। नंबर 2, रूप व्यवस्था, यानी कि ध्वनि या शब्दों का क्रम जो है सही होना चाहिए। जैसा मैंने आपको यहाँ कलम और मलक के उदाहरण में बताया था कि भाषा व्यवस्था में जिन भी ध्वनियों का या ध्वनि समूहों का इस्तेमाल हो रहा है उनका क्रम जो है सही होना चाहिए, यानी कि ध्वनि संकेत या शब्द जो है सार्थक होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे कि सार्थक शब्द के इस्तेमाल के साथ साथ कर्ता, कर्म और क्रिया का सही कर्म होना चाहिए, है ना। कर्ता यानी कि जो क्रिया को कर रहा है वो कर्ता होता है ना। क्रिया यानी कि जो कार्य क्रिया किया जा रहा है वो क्रिया होती है, और कर्म वो होता है जो क्रिया के फल का आश्रय होता है, या फिर मैं कहूंगी कि जिस पर क्रिया हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं घर जाती हूँ, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे कि मैं यहाँ कर्ता है ना, जाना जो है वो क्रिया और आश्रय जो है वो है घर, तो इसे हम बोलेंगे कि ये कर्म है ना। तो सेंटेंस तो एक्चुअल है मैं घर जाती हूँ। अब अगर इसको उलट पलट कर दिया जाए, इनका क्रम बदल दिया जाए, घर हूं जाती, तो व्याकरण की दृष्टि से ये जो क्रम है गलत होगा, ये भाषा व्यवस्था की दृष्टि से भी ये गलत होगा, है ना। भाषा व्यवस्था के हिसाब से इनका जो क्रम है सही वो ये होना चाहिए। तो भाषा व्यवस्था में एक और बड़ी चीज कि भाषा में अर्थव्यवस्था जो होनी चाहिए उचित होनी चाहिए, अर्थात कर्ता, कर्म और क्रिया का जो क्रम है वो सही होना चाहिए। अगली है व्याकरण व्यवस्था। यह भाषा को नियमित, व्यवस्थित और मानकीकृत करती है ना। अब यहाँ पे भाषा को नियमित, व्यवस्थित और मानकीकृत करने का मतलब ये होता है कि आप भाषा में मानक शब्दों का इस्तेमाल करें,
मानक शब्दों के इस्तेमाल से मतलब ये होता है कि जब भी आप ऑफिशियल स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर, राजकीय स्तर पर या फिर मैं कहूंगी किसी भी निश्चित उद्देश्य के लिए किसी शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो उस पर्पस के लिए एक निश्चित शब्दावली बनी होती है। आप उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करें, इन्हें बोला जाता है मानकीकृत शब्द, है ना। नियमित और व्यवस्थित का मतलब यह है कि उसमें रूप व्यवस्था भी बराबर होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था भी बराबर होनी चाहिए और ध्वनि भी बराबर होनी चाहिए। ऐसी जो भाषा के संकेत होंगे उन्हें बोलेंगे प्रॉपर व्याकरण व्यवस्था में अरेंज्ड। तो भाषा व्यवस्था के 4 अंग हैं: स्वर, रूप व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और व्याकरण व्यवस्था। होपफुली आपको चारों समझ में आए होंगे, है ना। भाषा की अगली विशेषता देखिए, भाषा परिवर्तनशील होती है, वो नई भाषा का सृजन करती है। उदाहरण मैं आपको दूंगी कि हम आज हिंदी भाषा बोलते हैं, है ना। लेकिन क्या हिंदी भाषा एक्चुअल तौर पे हिंदी ही थी? नहीं, ये तो हमें जो हमारी संस्कृत भाषा थी उसके अपभ्रंश के बाद मिली है, राइट। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो संस्कृत भाषा थी ये परिवर्तित होती चली गई और इसने नई भाषाओं का सृजन किया। संस्कृत से ही कई सारी भाषाएं बनी, आपने देखा होगा इंग्लिश के भी कई सारे वर्ड्स जो हैं वो संस्कृत से इन्फ्लुएंस्ड हैं। आप देखेंगे बहुत सारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो फोक लैंग्वेजेस हैं, उनपे भी इनका प्रभाव दिखता है और हिंदी भी इसी से अपभ्रंशित होकर के बनी है ना। भाषा में उत्पादन की क्षमता होती है, ये तो हमने अभी ही देखा, राइट, कि किस प्रकार से भाषा में उत्पादन की क्षमता होती है। यहाँ उत्पादन की क्षमता से मतलब एक और है कि भाषा जो होती है वो अपने संकेतों से, भाषा में जो संकेत और जो शब्द शामिल होते हैं वो फ्रूटफुल होते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है कि इसमें उत्पादन की क्षमता होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे भाषा में व्यतिहारिता का गुण होता है ना। भाषा भाषा में कौन सा गुण होता है? व्यतिहारिता का गुण। व्यतिहारिता के गुण का मतलब ये होता है कि जो वक्ता है और जो श्रोता है, इन दोनों की भूमिकाओं में परिवर्तन जो है वो भाषा की मदद से संभव है। आपने देखा होगा जब भी कोई कहानी या किसी प्रकार का कोई घटनाक्रम लिखा होता है तो घटनाक्रम में वक्ता भी होता है, श्रोता भी होता है, और दोनों की भूमिकाओं को एक ही भाषा के माध्यम से उस घटनाक्रम में शामिल किया जाता है। तो इसे बोला जाता है भाषा में व्यतिहारिता का गुण। व्यतिहारिता के गुण का मतलब है वक्ता और श्रोता की भूमिका में सहज बदलाव। भाषा जो होती है अर्जित होती है, बिल्कुल भाषा अर्जित होती है, यानी कि जब आप देखेंगे कि शब्द समूहों का, ध्वनि संकेतों का प्रयोग जो है अगर लंबे समय तक किया जाए तो उनका अर्जन हो जाता है और अर्जन के बाद ही नई भाषा का सृजन होता है। प्रत्येक भाषा की संरचना अलग होती है, डेफिनेटली प्रत्येक भाषा की संरचना अलग होगी। जैसे अगर भाषा व्यवस्था की ही मैं बात करूं, अगर ये क्रम हिंदी में हमें व्याकरण के तौर पर ये दिख रहा है तो यही हमको इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, राइट। इसी प्रकार से विभिन्न भाषाओं में जो संरचना होती है, संरचना यानी कि ये जो भाषा व्यवस्था के 4 अंग हैं ये डिफरेंट काइंड ऑफ हो सकते हैं, यानी कि उनमें अर्थव्यवस्था अलग हो सकती है, उनमें व्याकरण व्यवस्था अलग हो सकती है, उनमें रूप व्यवस्था अलग हो सकती है, जो कि डेफिनेटली होती ही है ना। तो यहाँ हमने समझे भाषा की जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, वो हमने समझे। अब मैं आपको बताती हूँ कि भाषा के विविध रूप क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, भाषा के रूपों को हमने 2 कैटेगरीज में बांटा है। पहला तो उसकी संरचना या व्यवस्था के आधार पर, और दूसरा हमने बांटा है उसकी स्थान या स्थिति के आधार पर, है ना। तो पहला हम देख रहे हैं संरचना के आधार पर। पहला तो है बोली, दूसरा है उपभाषा या विभाषा, तीसरा है मानक, परिनिष्ठ या प्रांजल भाषा, और ये सभी अन्य हैं, है ना। इनके बारे में मैं आपको छोटी छोटी स्लाइड इंफॉर्मेशन दूंगी। और यहाँ अगर आप स्थान और स्थिति के आधार पर देखें तो पहला है राष्ट्रभाषा, दूसरी है राजभाषा, तीसरी है अंतरराष्ट्रीय भाषा और चौथी है मातृभाषा। अब देखते हैं ये सब क्या होती हैं। आइए पहले बात करेंगे हम लोग बोली के बारे में। देखिए बोली क्या होती है? ये एक सीमित क्षेत्र में बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा होती है ना। देखिए बेसिकली किसी भी कोई भी जो ध्वनि संकेत है, कोई भी जो शब्द समूह है, वो बोली कब कहलाएंगे? वो बोली तब कहलाएंगे जब वो एक सीमित क्षेत्र में बोले जा रहे हैं, है ना। अब याद रखने वाली बात, बोली जो होती है उसका शब्द भंडार बहुत छोटा होता है। जनरली जो लोक भाषाएं होती हैं वो ही बोली के रूप में प्रयुक्त होती हैं, क्योंकि इनका शब्द भंडार बहुत छोटा होता है और इनका कोई नियमित व्याकरण नहीं होता है, कोई लिपिबद्ध व्याकरण इनका नहीं है ना। अब बोली में जनरली लोक साहित्य लिखा जाता है। अब आप बोली किन्हें बोल सकते हैं? मालवी, बघेली, बुंदेली, ये सभी जो फोक लैंग्वेजेस हैं ये बोलियां हैं, क्योंकि बहुत छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। इनका जो शब्द भंडार है, इनका जो वोकैब है बहुत छोटा होता है और इनका कोई स्पेसिफिक व्याकरण नहीं होता है।
अब आप दूसरा देखेंगे विभाषा, है ना। अब विभाषा देखें आप, यहाँ तो हमने देखा कि जब कोई जो ध्वनि संकेत शब्द समूह है जब वो सीमित क्षेत्र में बोले जा रहे हैं तो वो बोली है। जब यही सीमित क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ जाए, है ना, तो यहाँ देखिए जब कोई बोली भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या प्रशासनिक कारणों से अपना क्षेत्र विस्तार कर लेती है तो उसी बोली को अब क्या बोल दिया जाएगा, विभाषा, है ना। विभाषा का प्रयोग जो है, देखिए बोली का तो प्रयोग केवल लोक साहित्य के लिए हो रहा था, लेकिन विभाषा का प्रयोग इससे ऊपर बढ़ के शिक्षा में, साहित्य में, पत्र पत्रिकाओं में आदि में किया जाता है ना। बेसिकली बात यह है कि जो विभाषा होती है उसका एक लिखित रूप विकसित होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसका एक बिल्कुल स्पेसिफिक व्याकरण होता है, व्याकरण नहीं होता है, लेकिन हाँ वो लिखी जा सकती है, उसे लिपिबद्ध करने के तरीके जो होते हैं वो विकसित होते हैं, इसे बोला जाएगा विभाषा, है ना। अगला मैं बात करूंगी मानक भाषा के बारे में। मानक भाषा या इसी को आप बोलते हैं परिनिष्ठ या प्रांजल भाषा। तो देखिए यहाँ आपने देखा कि बोली का विस्तार हुआ तो विभाषा बनी। अब अगर विभाषा का विस्तार होगा तो वही मानक भाषा बनेगी। किस तरह, जब किसी भाषा का प्रयोग व्यापक स्तर पर होने लगता है तो वह भाषा व्याकरण सम्मत परिनिष्ठ रूप धारण कर लेती है ना। अब ये यहाँ व्याकरण का मतलब क्या होता है, देखिए व्याकरण का मतलब कुछ नहीं है, किसी भी भाषा में भाषा के उच्चारण और लेखन, इनके लिए कुछ नियम बना दिए जाते हैं, है ना। तो जो उच्चारण और लेखन के नियमों से बंधी भाषा होती है वो होती है व्याकरण सम्मत भाषा। अब ये परिनिष्ठ क्या है, परिनिष्ठ का मतलब ये होता है कि भाषा जो है वो शुद्ध रूप में आ चुकी है। अब शुद्ध रूप यानी कि क्या, आप देखेंगे कि कई सारी भाषाएं ऐसी होती है जिनमें जो स्पेसिफिक शब्द हैं यानी कि जो उनका वोकैब होता है, जो शब्द भंडार होता है ना, वो बहुत मिला जुला किस्म का होता है, या बहुत ज्यादा उसमें अशुद्धियां होती हैं। अशुद्धियों से मेरा मतलब है कि बहुत अच्छा उसका व्याकरण नहीं होता, लेखन के शब्द जो हैं कि किस शब्द को किस तरीके से लिखा जाए वो बहुत ज्यादा उसमें सही तरीके से शामिल नहीं है। तो जब किसी भाषा में सारे तरीके, सारे व्याकरण, सारे नियम अप्लाई करके भाषा को शुद्ध किया जाए तो इसे बोलते हैं भाषा का परिनिष्ठ रूप, है ना। तो जब किसी भाषा का प्रयोग व्यापक स्तर पर होने लगे, भाषा व्याकरण सम्मत परिनिष्ठ रूप धारण कर ले तो इसे बोला जाता है मानक भाषा। मानक यानी कि स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड तौर पर क्या चीज इस्तेमाल करनी है, राइट। इसका व्याकरण और लिखित रूप दोनों विकसित होता है और मानक भाषा की अपनी प्रशासनिक, साहित्यिक और कानूनी शब्दावली होती है ना। इसका मतलब क्या है, आप खुद देखेंगे कि हमारा जो प्रशासन है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है भारत का, उसकी अपनी वोकैब है। आप जब राजभाषा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इस प्रकार की प्रशासनिक शब्दावलियां मिलेंगी वहां पे, राइट। साहित्यिक शब्द जो है हमारे भाषा के, हमारे व्याकरण के, वो फिक्स होते हैं, और जो हमारे कानूनी शब्द होते हैं रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर, वो भी हमारे फिक्स शब्दावली में होते हैं। तो ऐसी जो भाषा होती है उसे बोला जाता है मानक भाषा, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, है ना। यहाँ पे आपने बोली का उदाहरण देखा था मालवी, बघेली, बुंदेली। विभाषा को उदाहरण देखेंगे तो गुजराती, है ना, मराठी, ये सभी उदाहरण विभाषाओं के हैं। और मानक भाषा यानी कि हिंदी, अंग्रेजी। मानक भाषा में क्या क्या स्पेसिफिक विशेषताएं, क्या क्या स्पेसिफिक गुण होने चाहिए वो देख लीजिए आप। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि इसमें अनेक भाषाओं का कई बार प्रभाव होता है। अब इसमें अनेक भाषाओं का प्रभाव किस प्रकार होता है मैं उस पर आऊंगी। तो देखिए जैसे कि आप हिंदी भाषा के बारे में देखेंगे तो हिंदी भाषा में कई ऐसे शब्द हैं जो सीधे सीधे दूसरी भाषाओं से ले लिए गए हैं और उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हिंदी भाषा में कई शब्द उर्दू के हैं, है ना, कई शब्द जो है वो फारसी के हैं, कई शब्द जो है वो अंग्रेजी के हैं, और वो उसी रूप में हिंदी में शामिल कर लिए गए हैं और वही हमारी जो मानक शब्दावली है उसमें भी शामिल कर लिए गए हैं। तो बेसिकली जो मानक भाषा होती है वो इस बेसिस पर बनाई जाती है, इस बेसिस पर उसमें शब्द शामिल किए जाते हैं कि रूढ़ी क्या कहती है या शब्द कितने रूढ़ हैं। अगर उन शब्दों का इस्तेमाल परंपरागत तौर पे बहुत लंबे समय से हो रहा है और अगर वो शब्द किसी अन्य भाषा का भी है तो भी वो इसमें एज इट इज शामिल कर लिया जाता है। इसीलिए जो आपकी मानक भाषा होती है उसमें कई भाषाओं का प्रभाव होता है। दूसरा, कोई भी भाषा पूर्ण रूप से मानक कभी नहीं हो सकती है। ध्यान रहे, समय के अनुसार, अवधि के आधार पर हर मानक भाषा में परिवर्तन किए जाते हैं, है ना। जैसे आपकी जो मैं कहूंगी प्रशासनिक शब्दावली, या मैं कहूंगी वैज्ञानिक शब्दावली है ना। इस वैज्ञानिक शब्दावली में भी लगातार नए शब्द जुड़ते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे अभी करंटली न्यूज में रहा आपका कोविड 19, तो हमारी जो वैज्ञानिक शब्दावली है उसमें कोविड 19 जुड़ गया,
है ना। इसके लिए जो एंटीबॉडीज, जो एंटीजेंस हैं, उनके नाम हमारी वैज्ञानिक शब्दावली में जुड़ गए। कोई नया इन्वेंशन हुआ, कोई नए इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार हुआ, तो उसका नया नाम हमारी वैज्ञानिक शब्दावली में जुड़ गया, है ना। ऐसे ही आप देखेंगे साहित्यिक या कानूनी आधार पर भी कई परिवर्तन होते रहते हैं। यदि कोई शब्द लिखने में बहुत क्लिष्ट है और उस शब्द को सुधार कर आसान बनाया गया है, तो वो भी मानक भाषा में शामिल कर लिया जाता है। तो इस प्रकार कोई भी भाषा पूर्ण रूप से मानक नहीं हो सकती है, उसमें लगातार परिवर्तन होते हैं, है ना। यहाँ आप देखेंगे यह परिवर्तनशील होती है। तो ये कुछ बेसिक गुण हैं जो मानक भाषा में होते हैं, पाए जाते हैं। ये तो हमने बात कर लिया संरचना के आधार पे। अब मैं स्थान के आधार पे बात कर रही हूँ। पहला मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रभाषा के बारे में। किसी राष्ट्र की बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा बोलते हैं। यह संपूर्ण राष्ट्र को राष्ट्रीय भावना से जोड़ने का और संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। यह किसी देश के व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें भावनात्मक एकता स्थापित होती है। तो आप देखिए राष्ट्रभाषा किसको बोल रहे हैं। बेसिकली ध्यान रहे, राष्ट्रभाषा का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऑफिशियल स्तर पर यह भाषा इस्तेमाल की जाए। सबसे पहले तो आपके देश की जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो आपके देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन है, वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करती है, वही आपकी राष्ट्रभाषा बनती है। क्यों? क्योंकि यही वो भाषा होती है जो संपूर्ण राष्ट्र को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ने का कार्य करती है। जैसे आप भारत को देखेंगे तो बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। आप साउथ साउथ इंडिया में जाएंगे या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जाएंगे, इन एरियाज में आप जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा हिंदी लोग अपनाए हुए नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी ही बनती है। क्यों? क्योंकि सभी लोग इस भाषा को समझते हैं और हमारी जो राष्ट्रीय भावना है वो इससे जुड़ी हुई है। संपूर्ण राष्ट्र जो है हमारा एक सूत्र में बांधने का कार्य इस भाषा से हो जाता है ना। तो ये किसी देश के व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है और भावनात्मक एकता स्थापित करने का काम करती है। तो ऐसी भाषा को बोला जाएगा राष्ट्रभाषा। जैसे कि आप देखेंगे हमारे यहाँ इतनी सारी लैंग्वेजेस होने के बावजूद भी हमारी जो बॉलीवुड मूवीज हैं उनके डायलॉग्स हिंदी में होते हैं। Why? क्योंकि पूरा देश उन्हें देखता है। वो पर्टिकुलर किसी रीजन के लिए नहीं बनाई गई है, पूरे देश के लिए बनाई गई है, तो उसके लिए चूज की गई भाषा हिंदी है। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रता की भावना उसी से जुड़ी है। सभी लोग उसको देख और सुन और समझ पाएंगे, बहुसंख्यक लोग इसे बोलते हैं। राइट, तो होपफुली आप इस एग्जाम्पल से इस पॉइंट को समझ पाए होंगे। आगे बात करेंगे हम लोग राजभाषा के बारे में। राजभाषा जो होती है ऐसी भाषा होती है जिसमें देश और राज्यों के बीच राजकीय कामकाज संपन्न किए जाते हैं। बेसिकली जो हमारा ऑफिशियल वर्क होता है, ऑफिशियल काम होता है, वो राजभाषा में होता है ना। हिंदी ही भारत की राजभाषा है। ये इसके कहने का मतलब ये है कि यानी कि कोई देश, उसका केंद्र और उसके विभिन्न राज्य आपस में जिस भाषा में कम्युनिकेट करते हैं वो उसकी राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे देश की राजभाषा जो है वो हिंदी है और कई सारा ऑफिशियल लेटर का जो काम है वो हमारा इंग्लिश में भी होता है, क्योंकि हमारे द्विभाषी नीति जो है वो लागू है। चलिए आगे देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इनके बीच में डिफरेंस हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से बनता है, प्री ओरिएंटेड एग्जाम्स में भी पूछते हैं और डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो पहला तो ये याद रखना है कि राष्ट्रभाषा जो है वो एक व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि राजभाषा जो है वो राजकीय कार्यों तक ही सीमित होती है। दूसरा आप देखेंगे कि राष्ट्रभाषा का कोई संवैधानिक आधार हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये तो केवल एकता का प्रतीक होती है, एकता स्थापित करने का काम करती है। इसमें ऑफिशियल कामकाज ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जिस भाषा में हम हमारा ऑफिशियल कामकाज करेंगे वो संविधान द्वारा मान्य होना चाहिए, है ना। तो राष्ट्रभाषा जो है उसका कोई संवैधानिक आधार हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन राजभाषा संविधान द्वारा मान्य होती है। आप देखेंगे राष्ट्रभाषा जो है चूंकि बहुसंख्यक वर्ग इसे बोलता है इसलिए ये सभी वर्गों की भाषा है, लेकिन राजभाषा जो है ये केवल शिक्षित वर्ग की भाषा है, क्योंकि इसमें जो शब्दावली होती है वो मानक होती है और इसमें राजकाज का कार्य होता है, इसीलिए ये जो है शिक्षित वर्ग की भाषा कहलाती है। आप देखेंगे राष्ट्रभाषा देश की लोकप्रिय भाषा को ही आप राष्ट्रभाषा का दर्जा दे सकते हो, है ना। लेकिन राजभाषा जो है आपकी कोई भी विदेशी भाषा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आज भारत को ग्लोबल स्तर पर किसी अन्य देश के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन की जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी ना होकर कोई भी ग्लोबल लैंग्वेज हो सकती है, जैसे इंग्लिश, है ना। तो ये कोई विदेशी भाषा भी हो सकती है जिसमें आप राजकाज कर रहे हैं, वो कोई भी अदर लैंग्वेज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो आपके देश में लोकप्रिय भाषा हो। नंबर नेक्स्ट, जो आपकी राष्ट्रभाषा होती है वो देश की संस्कृति की संवाहक होती है, आपका कल्चर इससे जुड़ा होता है। लेकिन अगर आप राजभाषा की बात करें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजकीय कार्यों का माध्यम होती है, ये संस्कृति की संवाहक नहीं बन सकती है। राइट, चलिए बात करेंगे
मातृभाषा की। अपने परिवार और समाज के बीच रहकर जो भाषा सीखी जाती है उसे मातृभाषा बोलते हैं। मातृभाषा यानी कि जिस रीजन में आप रह रहे हैं, जिस भूमि में आप रह रहे हैं, वहां कौन सी भाषा बोली जाती है, वही आपकी मातृभाषा बनती है। ये कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, एग्जाम्स उनसे पूछती है। सबसे पहले तो ये कि 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। अब एक नोट मैं आपको बताती हूँ कि भाषा के रूप कितने होते हैं। तो याद रहे, भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला तो ध्वनि संकेत वाला रूप है, इसे बोलते हैं मौखिक। क्या बोलते हैं? मौखिक। दूसरा है लिखित। लिखित जो है वो लिपिबद्ध रूप है। जो लिपिबद्ध रूप है उसे बोला जाता है लिखित। और तीसरा है सांकेतिक, जिसमें ना तो ध्वनि शामिल है, ना ही उसमें लेखन शामिल है, लेकिन उसमें संकेत शामिल होते हैं। संकेतों के माध्यम से विचार विनिमय, है ना। तो भाषा के 3 रूप हो सकते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अगला होता है कि भाषा के अंग कौन कौन से हैं। तो याद रहे, भाषा के 4 अंग होते हैं, ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य, है ना। इनका आपस में रिलेशन भी आप देख सकते हैं। ध्वनि जो होती है, ध्वनि से ही मिलकर के वर्ण बनते हैं, है ना। ध्वनि या साउंड से ही मिलकर के कोई वर्ण बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके कंठ से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसी को आप वर्ण में उतारते हैं, उसी से आपने अल्फाबेट्स का, या मैं कहूंगी जो आपके वर्ण है, वर्णमाला है, उसका निर्माण किया है। वर्णमाला के शब्द जब आपस में जुड़ते हैं तो वो एक शब्द का निर्माण करते हैं, और जब शब्द सही क्रम में जोड़े जाते हैं तो वो एक वाक्य का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ध्वनि उत्पन्न हुई अ, है ना। ये कोई भी ध्वनि उत्पन्न हुई, है ना। ये ध्वनि का ग्राफ है। वर्ण बना अ, है ना। इस प्रकार से अन्य ध्वनियां भी उत्पन्न हुई, है ना। और एक शब्द बना, मान लेते हैं शब्द बन रहा है अ, म, न, है। अब इस प्रकार के अगर शब्दों का समूह जिसमें कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों शामिल हो, इनको आपस में मिला दिया जाए तो बनेगा वाक्य। जैसे अमन घर जाता है। तो बेसिकली भाषा के 4 अंग हैं। होपफुली आपको चारों अंग समझ में आए होंगे। अब बात करेंगे भाषा का आधार, है ना। तो भाषा के 2 आधार होते हैं। पहला आधार होता है मानसिक और दूसरा है भौतिक। अब ये आधार क्या है? आधार मतलब ये जो ध्वनियां आपके कंठ से निकल रही हैं, जो वर्ण बन रहे हैं, जो शब्द बन रहे हैं, वो किस बेसिस पर, है ना। तो पहला तो देखिए मानसिक आधार। किसी घटना के प्रति किसी वक्ता के भाव या विचार प्रस्तुत करने के लिए वक्ता जिस आंतरिक भाषा का प्रयोग करता है वो उसका मानसिक आधार है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई घटना घटती है और उस घटना को लेकर के आप किसी दूसरे पर्सन को या थर्ड पर्सन को उस घटना का घटनाक्रम बताना चाहते हैं। तो बताने के लिए आप, जरूरी नहीं है आपको कोई स्पेसिफिक वोकैब दिया जाए कि आपको इन्हीं शब्दों में बताना है। आपके मन के अंदर आपकी आंतरिक अभिव्यक्ति जिन शब्दों का इस्तेमाल आपको करने के लिए प्रेरित करेगी, आप उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो ये आधार होता है मानसिक आधार। वहीं एक आधार होता है भौतिक। विचारों का विनिमय करने के लिए वक्ता द्वारा बाहरी भाषा का प्रयोग किया जाता है, और बाहरी भाषा का प्रयोग करते हुए जिन भावों को वो ग्रहण करता है वो भाषा का भौतिक आधार कहलाता है। देखिए, उदाहरण मैं आपको एक और दूंगी कि मान लीजिए कोई डरावनी घटना घटती है ना। डरावनी घटना घटने पर आप अपनी अभिव्यक्ति जो करते हैं वो केवल ध्वनि संकेतों से कर रहे हैं। मतलब कि आपकी आपकी एक अभिव्यक्ति आई जिसमें आपने डर व्यक्त किया है इस अभिव्यक्ति में, है ना। आपके आपके चेहरे पर, आपके हाव भाव में, आपके संकेतों में डर दिखाई दे रहा है, तो ये मानसिक आधार था, है ना। अब इसका भौतिक आधार क्या होगा? आपको इसको शब्दों में पिरोना पड़ेगा बाहरी भाषा के अंतर्गत, है ना। कि आप बताएंगे कि आप भयभीत हुए या आप डरे, है ना। तो इस प्रकार जो बाहरी भाषा का आप प्रयोग करेंगे वो भाषा का भौतिक आधार होता है। ओके, सो यहाँ तक हमने भाषा से रिलेटेड जितने भी हमारे कंसेप्चुअल चीजें हैं, जितनी भी भाषा के बारे में समझने वाली बारीक बातें हैं, वो हमने यहाँ पे खत्म कर ली हैं। आगे आने वाले टॉपिक्स में हम लोग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी से रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जाते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, चाहे वो वनडे एग्जामिनेशन हो, हम हिंदी का एक कंपाइल्ड और डिटेल्ड स्टडी जो है इस लेक्चर में करने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं उन क्वेश्चंस को डील करूंगी। That's all. Thank you.